आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों की चर्चा करेंगे। अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिए 1857 में जो संघर्ष हुआ उसकी असफलता लगभग पूर्व निश्चित थी। असफलता के लिए कुछ जो प्रमुख कारण गिनाए जाते हैं उसमें हैं विद्रोह का समय पूर्व प्रारंभ हो जाना, सिखों और गोरखों का अंग्रेज़ों का साथ देना, दक्षिण भारत का अलग रहना और नरेशों का असहयोग, साथ ही योग्य नेताओं का अभाव। डॉडवेल ने इसमें एक और कारण जोड़ा है, वो है संगठन का अभाव। समग्र रूप से जब हम विप्लव की असफलता के कारणों को देखते हैं तो इन कारणों के अतिरिक्त हमें कुछ और भी कारण नज़र आते हैं जिन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्रोह का जो समय पूर्व प्रारंभ मेरठ में होता है, वो मेरठ का विद्रोह की पूर्व योजना के अनुसार 31 मई 1857 को विद्रोह पूरे भारत में एक साथ तय करने के लिए तय किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से 2 दिन पहले 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। यह समाचार तत्काल मेरठ पहुंचा और मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह हो गया। समय पूर्व विद्रोह करने से विद्रोह की योजना का तार ही तोड़ दिया गया, क्योंकि अपरिपक्व अवस्था में विद्रोह प्रारंभ करने से विद्रोह की असफलता निश्चित थी। मैलिसन ने लिखा है कि यदि पूर्व निश्चित योजना के अनुसार 31 मई 1857 को एक साथ सभी स्थानों पर संग्राम होता तो कंपनी के अंग्रेज शासकों के लिए भारत को फिर से विजय कर सकना किसी भी प्रकार से संभव नहीं होता। इस तरह से मेरठ में जो समय पूर्व विद्रोह हुआ उसने विद्रोह की असफलता सुनिश्चित कर दी। सिखों और गोरखों की गद्दारी ने भी अंग्रेज़ों की सफलता सुनिश्चित कर दी। राजपूत, सिख, गोरखे ये अपनी वीरता के लिए विश्वविख्यात थे। कुछ इन्हें गिने या गिनती के स्थानों को छोड़कर राजपूतों ने अंग्रेज या तो उदासीनता प्रदर्शित की या अंग्रेज़ों का समर्थन किया। सिखों ने ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया। सिख बंगाल सेना से, जिसने पंजाब विलय के समय अंग्रेज़ों का साथ दिया था, प्रतिशोध लेना चाहते थे। वे मुग़ल सम्राट का, जिसने गुरु तेग बहादुर को मरवाया था, समर्थन करने को तैयार नहीं थे। अतः वे अंग्रेज़ों के प्रति वफादार बने रहे। सिखों ने दिल्ली और लखनऊ जीतकर क्रांति की कमर तोड़ दी। यदि पटियाला, नाभा और जिंद ने ठीक समय पर अंग्रेज़ों की मदद नहीं की होती तो क्रांति का परिणाम ही कुछ और होता। इसी प्रकार गोरखों की सहायता से अवध को जीतने में अंग्रेज़ों को मदद मिली और इन 3 प्रमुख सिखों, गोरखों और राजपूतों, इन्होंने जो अंग्रेज़ों की मदद की उससे अंग्रेज़ों के लिए 1857 के विप्लव का दमन कर पाना बहुत आसान हो गया। योग्य नेताओं का अभाव विद्रोह को ठीक तरह से संचालित करने वाला कोई योग्य नेता नहीं था। विद्रोहियों ने बूढ़े मुग़ल सम्राट बहादुर शाह को अपना नेता मान लिया था, लेकिन बहादुर शाह से सफल सैन्य संचालन एवं नेतृत्व की आशा करना दुराशा होती। नाना साहब सैन्य संचालन में निपुण नहीं था। तात्या टोपे में भी उस तरह की सैनिक योग्यता नहीं थी।
सर्वाधिक योग्य नेताओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और जगदीशपुर का जमींदार कुंवर सिंह थे। रानी लक्ष्मीबाई वीर थी परंतु अनुभवहीन थी। कुंवर सिंह भी वीर थे लेकिन पूर्णतया वृद्ध थे और सभी उसे अपना नेता मानने को तैयार नहीं थे। युद्ध में विजय के लिए केवल व्यक्तिगत साहस ही आवश्यक नहीं होता। इसके अतिरिक्त नाना साहब, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और बहादुर से शामिल कर कार्य नहीं कर सके। इस प्रकार विद्रोह का कोई ऐसा नेता नहीं था जो सबको संगठित करके संघर्ष को सफलता के द्वार तक पहुंचा सके। इसके अतिरिक्त जो देशी नरेश थे उन्होंने भी इस क्रांति से लगभग असहयोग किया और सभी नरेशों ने विद्रोह का दमन करने में अंग्रेज़ों का साथ दिया। सिंधिया के मंत्री दिनकर राव, निज़ाम के मंत्री सालार जंग ने अपने अपने राज्य में क्रांति को फैलने ही नहीं दिया। राजपूताना के नरेशों ने भी अंग्रेज़ों की भरपूर सहायता की। विद्रोह के काल में स्वयं केनिंग ने कहा कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ जाए। इसी प्रकार मैसूर का राजा, पंजाब में सिख, मराठे और पूर्वी बंगाल आदि के शासक भी शांत रहे। यदि ये सब मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो जाते तो अंग्रेज़ों के लिए भारत में टिकना लगभग नामुमकिन हो जाता। जिन नरेशों और सामंतों ने क्रांतिकारी रुख अपनाया वे भी अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने उन्हें एक एक करके अलग अलग करके परास्त कर दिया। दक्षिण भारत भी इस विद्रोह से लगभग असंपृक्त रहा। नर्मदा का दक्षिण भारत पूर्णतः शांत रहा। यदि उत्तर के साथ साथ दक्षिण भारत में भी विद्रोह हो जाता तो इतने विशाल क्षेत्र में विद्रोह को दबाना लगभग नामुमकिन हो जाता। विद्रोह का प्रमुख केंद्र बिहार, अवध, रुहेलखंड, चंबल और नर्मदा के मध्य की भूमि एवं दिल्ली थे। अंग्रेज़ों ने दक्षिण से सेनाएं बुला ली और विद्रोही क्षेत्रों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। बहुत सीमित क्षेत्र में अंग्रेज़ों को विद्रोह का सामना करना पड़ा। दक्षिण भारत की उदासीनता अंग्रेज़ों के लिए वरदान सिद्ध हुई। इसीलिए अंग्रेज़ विद्रोह के पश्चात निज़ाम और सिंधिया का नाम कृतज्ञता से लेते रहे। केवल देशी नरेश और दक्षिण भारत में ही इससे उदासीन नहीं रहे बल्कि भारत की अधिकांश जनता भी इससे दूर ही रही थी। अधिकांश जनता कृषक थी। कोई भी विद्रोह इस वर्ग की उपेक्षा करके सफल नहीं हो सकता था। किसानों का इसमें कोई सहयोग नहीं था। यह क्रांति जन क्रांति नहीं थी। जो लोग संघर्ष कर रहे थे विशेषकर जागीरदार, सैनिक और कुछ छुटपुट राजा, वे अपने स्वार्थों से वशीभूत होकर लड़ रहे थे। विद्रोही मुख्यतः पुरानी व्यवस्था के समर्थक थे। अतः उनका असफल होना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त विप्लवकारियों ने लूट मचाकर जनसाधारण की सहानुभूति भी खो दी। इसके अतिरिक्त जेलों को तोड़ने से पेशेवर चोर और लुटेरे कैदी बाहर निकल आए, जिससे चारों ओर अराजकता फैल गई। अधिकांश जनता विद्रोहियों से नाराज हो गई और जो लोग संघर्ष कर रहे थे उनमें अंग्रेज़ों को परास्त करने की क्षमता नहीं थी।
विद्रोह के दो पहलू थे। एक तो इससे स्पष्ट हो रहा था कि भारत के ऊपरी शांत वातावरण के तले जन विद्रोह की विराट शक्तियां जन्म ले रही हैं। दूसरी ओर इस विद्रोह पर दकियानूसी और सामंतवादी शक्तियों की छाप थी। इस प्रक्रियावादी स्वरूप के कारण इसे शिक्षित वर्ग का समर्थन नहीं मिल सका। इसके विपरीत अंग्रेज अपनी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे, अतः विद्रोह का असफल होना स्वाभाविक था। इसमें हम यह भी पाते हैं कि विद्रोह में केंद्रीय संगठन का अभाव था। विद्रोह प्रारंभ होने के पूर्व कुछ संगठन एवं योजना अवश्य थी, किंतु विद्रोह प्रारंभ हो जाने के बाद योजना का क्रमबद्ध रूप दिखाई नहीं देता। विद्रोही सेनाएं दिल्ली पहुंचती हैं, तब तक तो फिर भी हमें कुछ एक पूर्व निश्चित योजना का आभास होता है, लेकिन बाद में वह भी समाप्त सा दिखाई देता है। कोई केंद्रीय संगठन भी होना चाहिए था जो अंग्रेज़ों की गतिविधियों को ध्यान में रखकर सभी क्षेत्रों के विद्रोहों में समन्वय स्थापित कर सके। जैसे झांसी और बुंदेलखंड में विद्रोह उस समय प्रारंभ हुआ जब दिल्ली और कानपुर में अंग्रेज़ों को सफलता प्राप्त हो चुकी थी, तो ऐसे विद्रोह को असफल करना अंग्रेज जैसे कूटनीतिज्ञों के लिए असंभव नहीं था। ठोस लक्ष्यों का अभाव। विप्लवकारियों में जहां नेतृत्व का अभाव था, वहां उनमें एक ठोस निश्चित लक्ष्य का भी अभाव था जिसके लिए कि सभी प्रयास करते। सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के कारण और अपनी असुविधाओं के कारण विद्रोह किया था और उनका वह विद्रोह भी समय पूर्व हो गया था। मुसलमान मुगल सम्राट के अपने प्राचीन गौरव को स्थापित करना चाहते थे, वहीं हिंदू नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में हिंदू सर्वोच्चता की पुनः स्थापना करना चाहते थे। फलस्वरूप हिंदू मुसलमानों में साम्य नहीं था। संपूर्ण विद्रोह काल में अंग्रेज विरोधी भावना के अतिरिक्त कोई सामान्य उद्देश्य और आदर्श नहीं था। अंग्रेज शासन को समाप्त करने का अर्थ उन्होंने कुछ अंग्रेजी अधिकारियों को समाप्त कर देना ही समझा। वे यह नहीं समझ सके कि कुछ अंग्रेज़ों को समाप्त कर देने से अंग्रेजी सत्ता समाप्त नहीं हो सकती। फलस्वरूप कुछ अंग्रेज़ों की हत्या करने में उन्होंने समस्त अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने का लक्ष्य ही भुला दिया और यह तथ्य ही उनकी असफलता के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुआ। हम यह पाते हैं कि अंग्रेज़ों के लिए समय तक परिस्थितियां भी अनुकूल हो गई थी, क्योंकि यदि विप्लव कुछ समय पूर्व हुआ होता तो संभव है अंग्रेज़ों को भारत से भागना पड़ता। जब विद्रोह हुआ तब तक परिस्थितियां अंग्रेज़ों के अनुकूल हो गई थी, क्योंकि यूरोप में इस समय क्रीमिया युद्ध समाप्त हो गया था। डलहौजी के सुधारों के परिणाम स्वरूप सेना के पास रसद आदि भेजने हेतु यातायात का अच्छा प्रबंध हो चुका था और सैनिक समाचार भेजने हेतु संचार व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। इन परिस्थितियों में अंग्रेज़ों के लिए विद्रोह का दमन करना असंभव हो गया था। इसके अतिरिक्त विप्लवकारियों के पास सीमित साधन भी जो है उनकी असफलता के लिए उत्तरदायी थे। विद्रोहियों के पास साधन अंग्रेज़ों की अपेक्षा अत्यंत ही सीमित थे। यद्यपि उनके पास त्याग और बलिदान की भावना बहुत थी, लेकिन उससे युद्ध में विजय नहीं प्राप्त की जा सकती है।
उनका रण कौशल अंग्रेज़ों जैसा नहीं था। अंग्रेज़ों के पास यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित सैनिक थे जो रणनीति एवं कूटनीति में दक्ष थे, जबकि विद्रोही केवल मरना जानते थे, लड़ना नहीं। उन्हें आर्थिक असुविधाओं का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रारंभ में तो कुछ सेठों ने उन्हें सहायता दी तथा सरकारी खजाना लूटकर उन्होंने अपना काम चलाया, किंतु आगे चलकर विद्रोहियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत अंग्रेज़ों की सहायता के लिए अधिकांश भारतीय नरेश और पंजाब, बंगाल, मद्रास, बम्बई आदि का राजस्व उपलब्ध था। इंग्लैंड से पर्याप्त सैन्य सामग्री भी उपलब्ध हो रही थी। इस प्रकार सीमित साधनों से क्रांति अधिक समय तक नहीं चलाई जा सकती थी। ये सभी कारण मिलकर के 1857 के विप्लव के असफलता के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी